हेलो एवरीवन, मैं मयंक सिंह निशांत ई एकेडमी से। आज हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ, एओ एग्जामिनेशन के अकाउंटिंग और ऑडिट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस 20 प्लस होने वाले हैं और ये क्वेश्चंस जो कॉमर्स सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए इजी टू मॉडरेट होने वाला है, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा जो कॉमर्स सेक्शन से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा अकाउंटिंग और ऑडिट के बेसिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये 15 मिनट का थोड़ा सा इंट्रो होगा अकाउंटिंग और ऑडिट के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा इनके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा जाए। तो चलिए अकाउंट और ऑडिट का बेसिक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अकाउंटिंग सेक्शन से बिलोंग करते होंगे, वो अकाउंटिंग के बारे में जानते ही तो होंगे कि ये खाता बही होता है, लेखा जोखा, जिसमें कि हम मॉनेटरी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं, उसको समराइज करते हैं। लेकिन वो उन बच्चों के लिए एकदम न्यू है जो कॉमर्स सेक्शंस के लिए ड्यूली है, और ये जो चैप्टर है, ये कॉन्सेप्ट उसके लिए नया है। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं कि व्हाट इज द अकाउंटिंग। डेफिनेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल इज मेकिंग टू बिजनेस डिसीजन। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या होता है अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग के बारे में जब जानेंगे तो उसके बारे में सबसे पहले ये बात उठती है कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग जो है वो अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो इसको कहते हैं लेखा जोखा, खाता बही। क्या कहते हैं इसे? खाता बही। जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है जो मनी से रिलेटेड होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि अकाउंटिंग की बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, उसे हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ अकाउंटिंग? क्या हुआ अकाउंटिंग? इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्या होता है अकाउंटिंग? क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। तो क्या होता है कि अकाउंटिंग में हम लोग जो है, सबसे पहला बात है कि अकाउंटिंग में हम लोग मॉनेटरी वैल्यू जो होता है उसको इंक्लूड करते हैं, उसको ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाते हैं। ये बस एक छोटा सा ओवरव्यू है अकाउंटिंग और ऑडिट का। ये एक क्लास नहीं है अकाउंटिंग का, कि ये बेसिक क्लास नहीं है अकाउंटिंग का, बस एक ओवरव्यू है जिससे कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो बच्चे कॉमर्स सेक्शन से बिलोंग नहीं करते हैं उनको कोई तरह की त्रुटि ना हो। तो चलिए समझते हैं। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड क्या करना है? तो इसमें जो है हमें रिकॉर्ड जो करना है वो होता है, रिकॉर्ड क्या करना होता है हमें? तो रिकॉर्ड करना होता है हमारा मॉनेटरी वैल्यू को, जो मनी वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कंपनी में के मालिक हैं। ठीक है, आप एक ऑनर ऑफ कंपनी है, आप ₹5,000 का एक फर्नीचर खरीदे। क्या खरीदे? फर्नीचर खरीदे। ठीक है, तो जब ये फर्नीचर को आप खरीदेंगे तो इसका क्या होगा कि दो तरह का एंट्री होगा। पहला क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। ओके, तो ये क्या हुआ? दो हुआ। इसको कहते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम। ये अकाउंटिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट का सबसे पहला स्टेप होता है कि इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। मान लीजिए कि आप एक कंपनी के ऑनर है, आपने कंपनी के लिए एक फर्नीचर खरीदा, चाहे वो आपका टेबल हो, चाहे वो आपका बुक्स हो, कुछ भी, टेबल हो, बुक्स रखने वाला टेबल्स हो सकता है, फिर कंप्यूटर रखने वाला टेबल्स हो सकता है, स्टडी टेबल्स हो सकती है, बहुत तरह के टेबल्स, कुछ भी आपने खरीदा। तो वो जो आपने फर्नीचर 5,000 रुपए का खरीदा है, वो फर्नीचर जो है उसका जो वैल्यू है 5,000 है। आपने किसके लिए खरीदा? कंपनी के लिए खरीदा। तो ये कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा? मेंटेन होगा। तो सबसे पहला एंट्री जो होगा वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। तो ये होता है हमारा रिकॉर्ड। सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया, तो ये हमारा जर्नल एंट्रीज में डबल एंट्री सिस्टम इसे कहते हैं, इसमें ये रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? इसे क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं इसका। तो क्लासिफिकेशन किस में आता है? क्लासिफिकेशन मेरे लेजर में आता है। ठीक है,
मैं अभी बस छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, बस जानने के लिए कि क्या जर्नल एंट्रीज होता है, क्या लेजर्स होता है, क्या बैलेंस शीट होता है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, लेजर्स में हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे फर्नीचर का, एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे कैश का, और उसके बाद क्या होगा, इनको उसमें पोस्टिंग किया जाएगा, उसमें पोस्ट होगा। और उसके बाद क्या होगा कि हम लोग फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर उसके बाद हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, देन बैलेंस शीट बनेगा, और बैलेंस शीट में जाके वो क्या होता है, समराइजेशन होगा। क्या होगा, उसका समराइजेशन होगा। तो सबसे पहले का क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या होता है, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्लासिफाइड करते हैं, उसको समराइज करते हैं। जितने भी मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये जो हमारा 5,000 का जो मैंने फर्नीचर खरीदा था, ये क्या है, हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है फॉर यूजफुल फॉर द बिजनेस डिसीजन। क्या करता है, जो ये जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया, तो ये एक बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा रिकॉर्ड है। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या है, हमारा रिकॉर्ड है। जब ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड है, तो ये क्या हुआ कि हमको बिजनेस डिसीजन लेने में आगे में कि ये मेरा, अगर हम 10 लाख का फर्नीचर खरीदेंगे तो मेरा प्रॉफिट है, या फिर हम 5 लाख का फर्नीचर खरीदेंगे तो उसमें प्रॉफिट है, तो वो चीज का डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में सपोर्ट करेगा। तो अकाउंटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। सिंपल वर्ड में कहें तो अकाउंटिंग एक छोटा सा प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसमें कि हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, किसको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करते हैं, उसको समराइज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, जो हमें आगे चलने वाले बिजनेस के डेवलपमेंट में, बिजनेस के आने वाले प्रॉफिट मेकिंग डिसीजंस में हमें क्या करे, सपोर्ट करे। तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल्स के कुछ नियम होते हैं, मतलब कि आप एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस, हम लोग बार बार मैं एक चीज को बोल रहा हूं कि अकाउंटिंग जो होता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि वो एक सिस्टम के अनुसार पे चलता है। ठीक है, ये एक सिस्टम के अनुसार पे चल रहा है। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि मैं अभी तुरंत आपको बताया कि एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए, फिर उसका जर्नल एंट्रीज बनाए, फिर उसका लेजर बनाएंगे, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर उसका ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट होगा तो वो होगा, फिर उसका आके हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, देन उसके बाद जाके उसका बैलेंस शीट बनेगा। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल बार बार घूमते रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक साइकिल के अनुसार पे, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस पे होगा। ये नहीं कि आप पहले लेजर बना दिए फिर बाद में जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक पूरा तरह से मैथमेटिकल है कि आपको पहले ट्रांजैक्शन को एंट्री करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, फिर लेजर बनाना है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस रेडी करना है, फिर उसके बाद आपको उसका ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उसका नेट प्रॉफिट निकालना है, फिर बैलेंस शीट रेडी करना है। तो एक तरह से प्रोसेस पे काम कर रहा है। तो अकाउंटिंग क्या होता है, एक साइकिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है लिखा हुआ, when complete sequence of accounting procedure is done which happen frequently and repeated in the same direction during an accounting period, the same is called accounting cycle। क्या है कि when complete sequence of accounting procedure is done which happen frequently and repeated in the same directions, मतलब कि वो एक सेम डायरेक्शंस में एक फ्लो के साथ में चल रहा है। फिर से वही होगा, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर हुआ, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर, आपको बहुत सारे बच्चे को ये भी पता नहीं हुआ कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। तो ये हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है। क्या, 1 अप्रैल से शुरू होता है और ईयर एंड होता है 31 मार्च को। कब होता है, 31 मार्च को। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इस अकाउंटिंग ईयर में ही हमारा, इसी को हम लोग अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। और ये जो साइकिल है 1 अप्रैल से शुरू होता है। कोई भी छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, या फिर आपका छोटा सा बिजनेस प्रीमिसेस हो, इंटरप्राइजेस हो, कुछ भी हो, इसे अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करते हैं और इसी तरह से उसका साइकिल चलेगा। कहने का मतलब है कि सबसे पहले उसका रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को, फिर उसका जर्नल एंट्रीज करेंगे, फिर उसका लेजर बनाएंगे, देन उसके बाद सारा प्रोसेस चलता जाएगा। तो एक क्या है, ये एक फ्लोइंग है, ये फ्लो पे एक सीक्वेंस में चलते रहता है। फर्स्ट क्या होता है,
इस सीक्वेंस का सबसे पहली कड़ी क्या होती है? पहली कड़ी होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। एज सुन एज अ ट्रांजेक्शंस हैपन इट इज एट फर्स्ट रिकॉर्ड इन अ सब्सिडरीज बुक। सबसे पहले एक सब्सिडरीज बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसका जर्नल एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज में उसको रिकॉर्ड करते हैं। द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड इन द जर्नल क्रोनोलॉजी में, एक क्रोनोलॉजिकली में इसको क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए, जितना भी फर्स्ट रिकॉर्ड किए सब सब्सिडरीज बुक में, फिर उसका जर्नल एंट्रीज हम लोग ने रेडी किया। तो पहला स्टेप में क्या है हमारा? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा में क्या है? हमको जर्नल बनाना है। क्या बनाना है? उसका जर्नल्स बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसका लेजर बनता है। क्या होता है? लेजर बनता है। तो मैंने बताया सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसका जर्नल्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसका लेजर बनता है। लेजर में क्या होता है? ऑल जर्नल्स, ऑल जितने भी जर्नल्स होते हैं, ऑल जर्नल्स आर पोस्टेड इनटू द लेजर क्रोनोलॉजिकली एंड इन अ क्लासिफाइड मैनर पे। हमने आपको अभी छोटा सा एग्जांपल दिखाया कि आप एक कंपनी के मालिक हैं, उस कंपनी में आप 5,000 का फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ। चलिए ठीक है, उसको हम एक अलग से सेपरेट फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, एक अलग से सेपरेट कैश अकाउंट बनाएंगे, और इसी तरह से हमारा लेजर मेंटेन होगा, ठीक है। ऑल जर्नल्स आर पोस्टेड इनटू द लेजर क्रोनोलॉजिकली एंड इन अ क्लासिफाइड मैनर, ठीक है। उसके बाद बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो ईयर एंडेड में बनता है, और इसका डेबिट बैलेंस और उसका क्रेडिट बैलेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। चलिए, ट्रायल बैलेंस आफ्टर टेकिंग ऑल द लेजर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, जितना भी हमारा लेजर अकाउंट बना, छोटा छोटा लेजर अकाउंट बनता है, उस लेजर अकाउंट में जितना भी अकाउंट बना उन सभी अकाउंट को क्या करते हैं? उसके जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग? क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसके एंड में हमारा क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। तो आफ्टर टेकिंग ऑल द लेजर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद क्या होता है? एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। जितना भी हमारा एडजस्टमेंट एंट्री होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद। ऑल द एडजस्टमेंट एंट्रीज आर टू बी रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करेंगे, उससे पहले हम लोग जितना भी एडजस्टमेंट है उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग से ऊपर के ऊपर ये जाता होगा, लेकिन हाँ, जब क्लास शुरू करूंगा उस क्लास में मैं इस सब के बारे में ब्रीफली बताऊंगा कि क्या एडजस्टमेंट किया जाता है, क्या ट्रायल बैलेंस का काम होता है, क्या लेजर का काम होता है। यहां पर एक छोटा सा व्यू है, बस उसे देखिए, जिससे कि हम आगे जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है उन सबको सॉल्व कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री किए, फिर क्या आता है हमारा? एडजस्टमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि पहला क्या होता है कि द एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। ये इतना जो है एसेंशियल नहीं है इस साइकिल में, बट हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट करने का मतलब है कि कुछ अगर लेस हुआ, कुछ अगर उसमें ऐड हुआ, उसको एडजस्ट करना होता है ट्रायल बैलेंस में। तो एडजस्टमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, ये हो भी सकता है, नहीं जरूरी नहीं है कि इसको बनाना है ये साइकिल में हो, बट अगर एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस में आया है तो ये बनेगा। उसके बाद आता है क्लोजिंग एंट्रीज। ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर टू बी क्लोज, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अब बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन स्टार्ट होता होगा, भाई ये क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? ये तो बहुत नया शब्द लग रहा है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है भाई? ठीक है, चलिए आगे इस वीडियो में ही बताऊंगा कि नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, जब मैं टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा तब। तो पहले इधर आप समझिए कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या हुआ? ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड बाय द ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स को, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है उसको ट्रांसफर करते हैं, उस समय क्लोज होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। जितने भी क्लोजिंग एंट्रीज नॉमिनल अकाउंट को वो क्लोज होंगे जब हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? भेजेंगे, तब ट्रांसफर करेंगे तब। तो ट्रेडिंग अकाउंट से मेरा क्या निकलता है? जीपी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो जीपी। जीपी मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या होता है? इससे हमारा क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट,
चलिए ठीक है, आगे क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हो गया आगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करना। सब तो जितने ये सब जितना भी काम हो रहा था वो किससे हो रहा था, वो हमारा हो रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो रहा था। क्या हो रहा था, वो हमारा जितना हो रहा था वो बिफोर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करने के पहले का इतना सारा काम था। लास्ट में मेरा क्या रेडी हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नाउ बी इजिली प्रिपेयर विच विल बी एग्जिस्ट की वो दिखाता है द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट। इट्स नथिंग बट बैलेंस शीट। ये क्या होता है, ये हमारा बैलेंस शीट होता है। ये क्या शो करता है, ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, ऑपरेटिंग रिजल्ट को, हमारा क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इस ईयर एंडिंग में उसको शो करता है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब है कि आप लॉस में हैं या फिर आप प्रॉफिट में हो, ये हमको शो करेगा, या फिर आप मॉडरेट में हो। ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, सेम जो आपके प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में था वो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग ईयर में भी आपका वही हाल है, या फिर आप लॉस में जा रहे हैं। वो एक डेटा बनाता है कि नहीं भाई आप प्रॉफिट में जा रहे हो, आपका सेगमेंट यहाँ पे जा रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बताता है, और यही जो होता है मेन मोटिव होता है हमारा अकाउंटिंग को करने को। यही हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है। क्या हुआ, जो भी मेरा पोजीशन है उसको क्या करना, रिफ्लेक्ट करना, उसके बारे में हमको बताना कि हाँ भाई आपका जो बिजनेस है या फिर आपका क्या इंटरप्राइजेस है वो किस पोजीशन में अभी है, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है या मॉडरेट लेवल पे है, या आपको ऐसा कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा जिससे कि आप उसे सही कर सको। तो ये होता है इसका साइकिल। सबसे पहले क्या काम है मेरा, रिकॉर्ड करना। ठीक है, उसके बाद फिर सब्सिडी बुक्स में, फिर उसका जर्नल एंट्रीज, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ ट्रायल बैलेंस मे बी पॉसिबल, मे और मे नॉट। देन उसके बाद आपका क्या हो गया कि क्लोजिंग एंट्रीज, जैसे कि आपका क्लोजिंग एंट्रीज कहने का मतलब है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो क्लोज होंगे। देन लास्ट में इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो गया। देन ये साइकिल फिर से घूमेगा और फिर से जो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर आएगा देन फिर से आपका रिकॉर्ड किया जाएगा वो ट्रांजेक्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्यों, क्या इसका क्या महत्व है। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को लेते हैं तो उसका क्या महत्व है। चलिए छोटा सा व्यू देखा जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या हो गया, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। और उसके बाद क्या, जितना भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है उसको देखना। टू कैलकुलेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए ठीक है, क्या प्रॉफिट या लॉस अकाउंट है उसको, जिसमें कि सारे नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज होते हैं। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्या बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको असर्ट करना। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, उसको असर्टेन करना कि प्रोग्रेस करना कि बिजनेस ईयर टू ईयर हो रहा है, इसका प्रोग्रेस में है बिजनेस में कि नहीं, उसको देखना। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, क्या गलतियां हो रही है जो मेरे प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में हुआ था वो मेरे प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर में ना हो, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग ईयर में ना हो, उसको भी ये देखना। ये भी एक पॉसिबिलिटी है टू प्रिवेंट और डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हो गया सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैलकुलेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम का शॉर्टनेस से थोड़ा इसीलिए मैं फटाफट करा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारे बच्चों के मन में उस समय क्वेश्चन था कि नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, मैं चलूंगा। सबसे पहले इसके आता हूं, इसके तीन होते हैं टाइप। कितने होते हैं इसके, तीन होते हैं। पहला क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले देखिए कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है उसको देखना है। ऐसे बहुत सारे जैसे ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट्स भी सब होते हैं, लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो इन तीनों के अंदर में इंक्लूड हो जाते हैं। चलिए, तो पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट्स दैट रिलेटेड टू द पर्सन, एंटिटीज,
सच एज इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशंस। पर्सनल अकाउंट उस तरह के अकाउंट्स होती हैं जो किसी पर्सन, किसी एंटिटीज, जो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसको ही हम पर्सनल अकाउंट की तरह में रिलोकेट कर सकते हैं, उसी से वो रिलेशन रखता है। तो क्या हुआ पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट एक ऐसा तरह का अकाउंट होता है जो किसी भी पर्सन को, किसी भी एंटिटीज को, सच एज वो इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, बैंक, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे, शो करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो इनका एक, इन तीनों का गोल्डन रूल होता है। जो अकाउंटिंग के बच्चे होंगे वो तो इन्हें रटे हुए ही होंगे, लेकिन जो नए हैं वो उन्हें रट लीजिए, क्योंकि आगे अकाउंटिंग का जब क्लास शुरू होगा तो ये तीनों अकाउंट और इनका गोल्डन रूल बहुत ही वाइटल रोल अपनाने वाला है। तो चलिए गोल्डन रूल्स के बारे में चलते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ द पर्सनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट्स द रिसीवर, क्रेडिट्स द गिवर। डेबिट्स द रिसीवर, क्रेडिट्स द गिवर। एग्जांपल में क्या होता है इसके? तो पर्सनल अकाउंट जो होता है वो कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कि राम अकाउंट, सीता अकाउंट्स, ठीक है, आपका और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका मेजर्स राम अकाउंट, मेजर्स अमित मोटर्स अकाउंट, एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जांपल हुए। पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो किसी भी इंडिविजुअल, फर्म्स को, उसके कंपनीज को, बैंक को और ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो रियल अकाउंट, अब आता है रियल अकाउंट किसे कहते हैं? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट आर द अकाउंट, real account are the account that related to the asset and properties and their balance are not closed at the end of the financial year। रियल अकाउंट एक इस तरह का अकाउंट होता है जो किससे? एसेट से या फिर प्रॉपर्टी से रिलेट होता है। एग्जांपल में जैसे कि फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? मैंने आपको फर्स्ट ही एग्जांपल दिया था कि फर्नीचर एक फिक्स एसेट्स होता है। तो अगर उस पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? एसेट्स होगा, ठीक है। ये क्या होगा? आपका एसेट्स होगा। तो एसेट्स में है कि रियल अकाउंट जो है वो किसको इंडिकेट करता है? वो जो है वो एसेट्स को इंडिकेट करता है, चाहे वो एसेट आपके कैश में हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, लैंड हो, ठीक है, बिल्डिंग्स हो, उसको ही रिलेट करता है, उसे रियल अकाउंट कहते हैं। और इसका जो बैलेंस होता है वो ईयर एंडिंग में क्लोज नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये आगे चल के जब मैं इसे पूरे तरह से एक्सप्लेन करूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा पूरे डिटेल्स में। लेकिन आप आज मोटा मोटा दिमाग में इस चीज को रखिए कि इसका जो बैलेंस होता है वो क्लोज नहीं होता है। कब? फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर में इसके जो बैलेंस होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं। अब आते हैं इसके गोल्डन रूल्स में। गोल्डन रूल्स फॉर द रियल अकाउंट। डेबिट्स व्हाट कम्स इन, क्रेडिट्स व्हाट गोज आउट। डेबिट्स व्हाट कम्स इन, क्रेडिट्स व्हाट गोज आउट, ठीक है। इसको भी कंठस्थ याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के ये भी एक वाइटल रोल अपनाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर आ ही गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? इसको ध्यान से देखिएगा। नॉमिनल अकाउंट्स आर द अकाउंट दैट रिकॉर्ड ऑल इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट एक छोटा सा व्यू है, कुछ बड़ा नहीं है, इससे भी बड़ा डेफिनेशन इसका हो सकता है, लेकिन मैं एक बस दिमाग में एक छोटा सा नॉलेज देना चाहता हूं कि नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है। तो नॉमिनल अकाउंट एक इस तरह का अकाउंट्स होता है जो रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है? ऑल इनकम्स, ऑल गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। ये कहां पर क्लोज होता है? ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्लोज हो जाता है, ठीक है। गोल्डन रूल क्या हुआ नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हुआ? सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनीथिंग जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो गोल्डन रूल्स को एक बार फिर से मैं दोहराता हूं। क्या हुआ? डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इसी को कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैंने दे दिया। क्या टाइप्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या इसका साइकिलिंग होता है, क्या इसका डेफिनेशन होता है।
अब आते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ ऑडिट के बारे में। बहुत लोगों को तो पता होगा कि ऑडिट क्या होता है। ऑडिट का एक छोटा सा बस अकाउंटिंग सेक्शन से ही बिलोंग नहीं करता है। ऑडिट का अगर हम प्रवाची निकाला जाए तो इसका मतलब होता है रेक्टिफिकेशन, सुधार, क्लैरिटी लाना। ठीक है, तो ऑडिट क्या होता है, वो हमारे जितनी भी दिनचर्या या फिर हम लोग अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें हम लोग हमेशा ऑडिट करते हैं, जिससे कि हम आगे जाके और डेवलप कर सके। तो ऑडिट का काम ही होता है कि रेक्टिफाई करना। ठीक है, ऑडिट का मतलब ही होता है रेक्टिफाई करना। क्या रेक्टिफाई करना? जितने भी हमारे फ्रॉड्स हैं, जितने भी एरर्स हैं, क्या गलतियां हो रही है, उन सभी को रेक्टिफाई करना ही ऑडिट का मतलब होता है। और ऑडिट करना हमारे लाइफ के लिए सबसे बड़ी ही पहलू है, इसको करना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके डेफिनेशन में जाते हैं अकाउंटिंग बेस पे। तो एन ऑडिट is a systematic examination of books of account, financial records and documents to ensure they are accurate, complete and comply with accounting standard and laws। क्या हुआ? An audit is a systematic examination। Audit क्या हुआ? एक systematic examination of books of accounts, financial records, documents to ensure they are accurate। क्या होगा? वो accurate हो, कंप्लीट हो और कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉज। तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा और ये शायद आपके सिलेबस में भी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे कि मैं क्लास में कवर अप करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ऑडिटिंग के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो ऑडिटिंग में क्या है कि ऑडिट किस तरह से होता है, ये किसके कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉज के बारे में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बहुत बड़ी टॉपिक है। ठीक है, जिसे हम लोग को जो है वो क्लास में कवर अप करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। ये एक ऐसा अस्त्र है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन कर रहा है। ऑडिट का काम क्या है, पहले आप डेफिनेशन को समझिए, तब मैं बताऊंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या काम होता है। तो ऑडिट क्या होता है? एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा क्या आया? सेम साइकिल क्या है? जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। देन फाइनेंशियल जितने भी रिकॉर्ड्स किए, जितना भी उसका डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि कैश मेमो हुआ, पे इन स्लिप हुआ, वो सब ट्रू है कि नहीं, वो सबको चेक करना ऑडिट का अंदर में होता है। दे आर एक्यूरेट, कंप्लीट एंड कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉस, मतलब कि वो जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या लॉस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, इसके बारे में बताना ही ऑडिट का काम होता है। मतलब कि हम जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा हम लोग ऑडिटिंग करते हैं और ये चीज को रेक्टिफाई करते हैं। इसको कहने का मतलब है कि आप इसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं या फिर इसको हम लोग एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो मेंटेन कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। इसी को कहते हैं ऑडिटिंग। क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, उसके बारे में जानना है। कुछ होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जैसे एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स बुक लाइक अ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। किसका एग्जामिनेशन करना है? तो हमको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस का एग्जामिन करता है। किसके अकॉर्डिंग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉस के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिनेशन करता है। अब क्वेश्चन आता होगा बहुत लोगों के मन में कि ऑडिटिंग का तो मतलब समझ में आ गया कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जो जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको क्या करना, अपना एग्जामिनेशन लेना, उसका एग्जामिन करना, उसको रेक्टिफाई करना होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये बन रहा है कि ऑडिटिंग करता कौन है? ठीक है, तो जो ऑडिटिंग करता है उसे हम लोग कहते हैं ऑडिटर। कौन, क्या कहते हैं उसे? ये ऑडिटर कौन होता है भाई? तो ऑडिटर जो होता है एक प्रोफेशनल जो होता है, एक प्रोफेशनल सीए हो सकता है, सीएमए हो सकता है या फिर सीएस हो सकता है। ठीक है, तो यही होते हैं ऑडिटर जो कंपनी अलॉट करती है, और वो इसलिए अलॉट करती है कि उसे जानना होता है कि क्या मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट जो अकाउंटेंट उस कंपनी का जो उसे कंप्लीट कर रहा है, उसके फॉलो अप ले रहे हैं, वो ठीक कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए कंपनी एक ऑडिटर को अलॉट करती है जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करता है, वो रेक्टिफाई करता है, उसका एग्जामिनेशन करता है, उसका एग्जामिन होता है। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पहला ऑब्जेक्टिव होता है एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स बुक लाइक अ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड
बी होता है वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्या होता है? वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि बैलेंस शीट हुआ, उस सबको क्या करना, उसको वेरीफाइड करना भी इसका काम होता है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ भाई? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हुआ कि जो भी है डिडक्ट करना है, वो इरॉर्स को डिडक्ट करना है, डिडक्ट एंड प्रिवेंट ऑफ फ्रॉड्स को डिडक्ट करना है। क्या उसमें क्या एरर्स आ रहे हैं उसको देखना है, क्या उसको प्रिवेंशन करना, उसको डिडक्ट करके उसको ठीक करना ही इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। मोटा मोटी कहे तो अकाउंटिंग जो होता है वो एक तरह का ऐसा, ऑडिटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है, ऑडिटिंग जो एक ऐसा प्रोसेस है जो अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करता है? रेक्टिफाई करता है। वो किसके दौरान करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, लॉस के अकॉर्डिंग टू करता है कि जो किसी भी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं, वो जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस सही चल रहा है कि नहीं, ये सब हम लोग ऑडिटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए, एक छोटा सा ओवरव्यू था जो आपको मैंने दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है? Is the total of the debit and credit side of the trial balance is the same? क्या ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग समान होता है? चलिए ऑप्शंस पे आते हैं। पहले क्या हुआ ऑप्शंस में? नो, देयर आर सम टाइम गुड्स रीजन व्हाई दे आर डिफर। ठीक है, नहीं, कभी कभी इसके पीछे अच्छे कारण होते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? यस, ऑलवेज, हमेशा सेम होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? यस, एक्सेप्टेड वेयर द ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्ट एट द ईयर एंडेड। हाँ, सिवाय उस स्थिति के जब वर्ष के अंत में ट्रायल बैलेंस निकाला जाता है तब। और ऑप्शन नंबर क्या होता है? 4, नो, बिकॉज इट इज नॉट अ बैलेंस शीट। तो ऑप्शन मेरा सही क्या होगा? तो ऑप्शन मेरा जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यस, ऑलवेज। ये हमेशा क्या होता है? ट्रायल बैलेंस जो होती है वो हमेशा जो होता है उसका बैलेंस इक्वल होता है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, व्याख्या पे आते हैं। इसका क्या है कि द करेक्ट आंसर इज यस, ऑलवेज। क्यों? एक्सप्लेनेशन है कि इन अ करेक्टली मेंटेन्ड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मैंने बताया कि अगर मैं एक 5,000 का फर्नीचर करता हूं तो एक जगह पे फर्नीचर डेबिट तो एक जगह पे कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इट करेक्टली मेंटेन डबल एंट्री सिस्टम एंड द ट्रायल बैलेंस ऑलवेज बैलेंस। तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस यूनिट्स आर रिकॉर्डेड? किस बही में व्यापारिक लेन देन सबसे पहले दर्ज किया जाता है? चलिए, ये तो बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि मैं अभी बताया कि सबसे पहले क्या रिकॉर्ड्स करते हैं, जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड होता है। चलिए आते हैं ऑप्शंस में। बैलेंस शीट में पहले होता है, कैश बुक में होता है, लेजर में होता है कि जर्नल में होता है? तो ऑप्शन मेरा क्या होगा? 4, ये हमारा जर्नल में पहली बार जितना भी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड होता है। एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। द जर्नल इज द प्राइमरी एंट्री बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, तो जर्नल एंट्री जो होता है वो हमारा पहला बुक होता है जिसमें कि वो जितने भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है, जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं वो उसमें रिकॉर्ड होते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट? निम्नलिखित में से ट्रायल बैलेंस के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शंस में आते हैं। पहला है कि इट इज अ बुक कंटेन डिफरेंट अकाउंट, ये विभिन्न खातों वाली एक बही होती है। फिर क्या होता है? इट कंटेन बैलेंस ऑफ डेटर्स ओनली, ये केवल देनदार का ही शेष होता है। दूसरा होता है कि इट कंटेन बैलेंस ऑफ बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर, इसमें देनदार और लेनदार दोनों के शेष होते हैं। इसमें इट कंटेन बैलेंस ऑफ बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर, इसमें देनदार और लेनदार दोनों के शेष होते हैं। ऑप्शन में दूसरा है कि इट कंटेन लेजर बैलेंस ऑफ एन एंटाइटी ऑन पार्टिकुलर डेट, इसमें किसी विशेष तिथि पर किसी इकाई की खाता वही शेष होती है। तो ये क्या हो गया? इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, इट कंटेन लेजर बैलेंस ऑफ एन एंटाइटी ऑन अ पार्टिकुलर डेट। इट कंटेन लेजर बैलेंस, क्या? इट कंटेन लेजर बैलेंस ऑफ एन एंटाइटी ऑन द पार्टिकुलर डेट, इसमें किसी विशेष तिथि पर किसी इकाई के खाते वही शेष होते हैं। तो ये हो गया 4। जितना भी लेजर अकाउंट का जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होता है मैंने बताया वो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? जाके रिकॉर्ड होता है, पोस्ट होता है। ठीक है, व्याख्या पे चलते हैं। ट्रायल बैलेंस listed all the ledger account balance on a specific date to check the
अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस जो होता है ऑल लेजर अकाउंट के बैलेंस को क्या करता है, बैलेंस, और क्या है, ट्रायल बैलेंस लिस्टेड ऑल लेजर अकाउंट्स बैलेंस ऑन अ स्पेसिफिक डेट, कौन सा, ऑन अ स्पेसिफिक डेट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which one of the following statement is correct about income and expenditure account? अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। तो ये कुछ नहीं, बस एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कंपनी एंटरप्राइजेस का मोटिव पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट गेन करना होता है, उसी के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और ऐसे संस्था या ऐसा एनजीओ जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को मेंटेन करते हैं। जैसे कि स्कूल हुआ, कोई संस्था हुआ, एनजीओ हुआ, इनका काम पैसा कमाना नहीं होता है। इनका काम क्या होता है कि एक सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इस तरह की संस्था जैसे कि एनजीओ जैसी संस्था होती है, उनको लोग जो होते हैं, क्लब्स हुए, जो भी छोटे मोटे क्लब्स होते हैं, जो क्लब्स पूजा पंडाल कराना हुआ, वो सब क्या हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन में हो गया इट इज अ रियल अकाउंट, यह एक वास्तविक खाता है। इट इज अ पर्सनल अकाउंट, ये एक व्यक्तिगत खाता है। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये एक नाम मात्र खाता है। और इट अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। ये एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट आता है, जो किसी भी कंपनी के इनकम, लॉस, गेन, प्रॉफिट और उसके जितने भी है वो सब को दर्शाता है। जो आपका जितना भी लॉस हुआ, प्रॉफिट, उसको दर्शाता है। तो ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही जैसा होता है, बट ये किसी संस्था के द्वारा बनाया जाता है, वो किसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर 3, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये एक नाम मात्र खाता होता है। अब इसको एक्सप्लेन किया जाए। एक्सप्लेनेशन है इसका कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आ सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट रिकॉर्ड रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस, हेंस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ये रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, इसीलिए इसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सकल लाभ को दर्शाता है। तो मैंने बताया था कि सकल लाभ को दर्शाता है, और कहां से हम लोग की ग्रॉस प्रॉफिट निकलती है, कहां से हम लोग के नेट प्रॉफिट निकलती है। तो चलिए ऑप्शंस को पहले देखते हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस में थोड़े से कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। चलिए ऑप्शंस में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, बेचे गए माल की लागत और प्रारंभिक स्टॉक को। उसके बाद क्या है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिक्री माइनस बेचे गए माल की लागत, ठीक है। सेल लेस परचेस, बिक्री माइनस क्रय, ठीक है। नेट प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड, शुद्ध लाभ माइनस अवधि के खर्च, शुद्ध लाभ माइनस अवधि के खर्च। तो इसका ऑप्शन मेरा है क्या होना चाहिए, सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है। आंसर नंबर 2 राइट है। क्या होना चाहिए, सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑप्शन नंबर 2, सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिक्री माइनस बेचे गए माल का लागत, ठीक है। व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। इट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर डिडक्टिंग द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। क्या ये शो करता है, द प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर द डिडक्टिंग ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का, इसे आप लोग देख लीजिए। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ये सबको देखेंगे ही, लेकिन एक तरह से आप छोटा सा व्यू रखिए कि सेल्स माइनस कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The practice of appending notes regarding contingent liability is accounting statement is present to. The practice of appending notes regarding contingent liability in accounting statement is present to, ठीक है। लेख विवरण
में संभावित दायित्व से संबंधित नोट जोड़ने की प्रथा किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी किसे कहते हैं? तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी या कॉन्टिजेंट एसेट उसे कहते हैं, first of all, contingent liability are those type of the liability which is not a liability at a present but it become a liability in the future. It's called contingent liability. कहने का मतलब है कि contingent liability उस तरह के liabilities को, उस तरह के दायित्व को कहते हैं जो liability हो सकता है कि वर्तमान में हमारे लिए वो दायित्व ना हो बट फ्यूचर में वो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाए, इसी को कहते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के सर के ऊपर से जाता होगा, बट कोई नहीं, क्लास में मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा। क्या है, फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज प्रेजेंट टू। लेख विवरण से संभावित दायित्व से संबंधित नोट जोड़ने की प्रथा किस सिद्धांत पर आधारित है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स। ठीक है, संपत्ति की परंपरा, मुद्रा मापन का सिद्धांत, सावधानी की परंपरा, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। तो आंसर क्या होगा इस कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या पे जाते हैं। डिस्क्लोजिंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। संभावित देनदारी का खुलासा पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि आउटस्टैंडिंग रेंट में बी क्लासिफाइड। जो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट होता है वो किसको क्लासिफाई करता है? ठीक है, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट को क्लासिफाई करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को क्लासिफाइड करता है, रियल अकाउंट को क्लासिफाइड करता है, या फिर नॉमिनल अकाउंट को क्लासिफाइड करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग टू ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को क्लासिफाई करेगा। किसे करेगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब इसके व्याख्या पे जाएंगे, क्योंकि इसके व्याख्या पे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको तो उतना समझ में आया नहीं कि आउटस्टैंडिंग रेंट क्यों है। नहीं, जब हम पर्सनल अकाउंट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे तब उसके बारे में आपको बताएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंट लायबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? दायित्व। ये क्या होता है? आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी किसी बिल्डिंग पर चल रही है और उसका रेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि उसका बकाया किराया बाकी है। तो ये एक किसी एक पर्सन का, मतलब कि मान लीजिए कि आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो आपका बकाया है, तो कंपनी का जो बिल्डिंग का जो मालिक है वो रेंट किससे लेगा? वो तो कंपनी का मालिक से ही लेगा ना। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? तो आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंट लायबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ अ पर्सन। किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को ये डिनोट करता है कि हाँ भाई ये रेंट देगा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक जो अकाउंट किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को या फिर फर्म को, इंडिविजुअल किसी भी व्यक्तित्व को इंडिकेट करे, उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट। तो ये क्या हुआ? एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। बकाया क्रिया किसी व्यक्ति की ओर से दायित्व दर्शाता है, इसीलिए इसे प्रतिनिधिक व्यक्तित्व खाता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। When goods are purchased for the joint venture, the amount is debited to। ठीक है, संयुक्त उद्यम के लिए वस्तु खरीदी जाती है तो उसे डेबिट किया जाता है। किसमें डेबिट करते हैं? परचेज अकाउंट में करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट में करेंगे, वेंचर कैपिटल अकाउंट में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। तो इसका ऑप्शन का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब बहुत लोगों के मन में ये आता होगा कि भाई ये जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है। तो एक छोटा सा नॉलेज दे दूं कि जॉइंट वेंचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कि दो पार्टनर्स जो होते हैं वो मिलकर किसी भी इंटरप्राइजेस को चलाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं कि गुड्स परचेज फॉर द जॉइंट वेंचर आर रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस इन जॉइंट वेंचर अकाउंट। संयुक्त उद्यम के लिए की गई खरीद को संयुक्त उद्यम खाते में खर्च के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिट टू। कंसाइनमेंट में असामान्य हानि किस खाते में जमा होती है? ठीक है, एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिट टू। कंसाइनमेंट में असामान्य हानि किस खाते में जमा होती है? ऑप्शन में है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जमा होगी, कंसाइनी अकाउंट में जमा होगी प्राप्तकर्ता के खाते में, या फिर कंसाइनमेंट अकाउंट में जमा होगा, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आय और व्यय खाते में जमा होगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट एक छोटा सा, क्या आपको व्यू दूं, कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होते हैं। तो कंसाइनर का जो होता है, जो उसका प्रोडक्ट होता है, उसको कौन बेचता है? उससे कंसाइनी बेचता है। किसके बिहाफ में बेचता है? तो कंसाइनर के बिहाफ में बेचता है। ठीक है, ये एक छोटा सा व्यू है। और आगे चलते हैं इसके ऑप्शंस पे। तो कंसाइनमेंट जो एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, बहुत लोगों के मन में ये भी आता होगा कि ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। तो एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो कैलकुलेटेड नहीं होता है। मान लीजिए कि आप कोई एक ऑनर है और आप कश्मीर से आप सेब का सप्लाई ऑल ओवर स्टेट में कर रहे हैं इंडिया में, और कुछ ऐसी स्थिति आ गई, फ्लड आ गया, या फिर आपका रास्ता खराब हो गया, या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया और आपका पूरा माल बर्बाद हो चुका है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। क्योंकि आपने तो ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा होने वाला है, बट हो चुका। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी से कारण आग लग गई, कुछ सामान जल गए, तो वो क्या हो गया? एक तरह का एबनॉर्मल लॉस होता है, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसको प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस उसको ही कहते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस ऑन द कॉन्टीजेंट इज क्रेडिट टू द, कहां पे होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में होगा। ऑप्शन नंबर 3 किसमें होगा? ये कंसाइनमेंट अकाउंट में होगा। क्यों होगा, इसका व्याख्या करते हैं। एबनॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड इन द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड नॉट चार्ज टू कंसाइनी। इसे कंसाइनी को चार्ज नहीं किया जाता है, ये क्या होता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में ही दिखाया जाएगा। असामान्य हानि, ठीक है, हिंदी में भी पढ़ दे तो असामान्य हानि को कंसाइनमेंट खाते में दिखाया जाता है, प्राप्तकर्ता खाते में नहीं दिखाया जाता है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रांच अकाउंट अंडर डेब्टर्स सिस्टम इज, ऋणी प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा है, क्या है? रियल अकाउंट है, संपत्ति खाता है, पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, आय व्यय खाता है, क्या है? या फिर लायबिलिटी अकाउंट है, देयता या फिर दायित्व खाता है, क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा। क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। क्यों होगा, इसका व्याख्या देखते हैं। In the debtor system, the branch account maintained by the head office is prepared to find out of the profit or loss of the branch since it is used for calculating income and expenditure account. ठीक है, कहने का क्या मतलब था? That is profit and loss. It is treated as a nominal account. ठीक है, nominal account का जब हम डेफिनेशन को पढ़ रहे थे तो उसमें क्या है कि वो किसी भी कंपनी प्रेमिसेस का क्या दिखाता है? लॉस, उसका गेन, उसका इनकम, उसका प्रॉफिट। तो इस तरह से क्या दिखाता है कि ब्रांच अकाउंट मेंटेन बाय द हेड ऑफिस। किसी भी ब्रांच अकाउंट को कौन मेंटेन करता है? सिंपल सा बात है, हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच। हेड ऑफिस जो हम मान लीजिए कि कोई भी एक कंपनी है, या फिर कोई एक बैंक है, या फिर कुछ भी एक प्रीमिसेस है, उसका हेड ऑफिस जो है वो कहां पे है? तो उसका हेड ऑफिस मुंबई या दिल्ली में है, और उसके ब्रांच अकाउंट चाहे वो पुणे में हो सकता है, चाहे हैदराबाद, कलकत्ता, कहीं भी हो सकता है। तो हेड ऑफिस का काम है कि ब्रांच अकाउंट का कितना भी प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है उसके बारे में उसको पता लगाना भाई कि हाँ हो रहा है कि नहीं। तो वो क्या कर रहा है? ब्रांच अकाउंट क्या उसको दर्शाता है कि हाँ भाई इस ब्रांच से इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। तो उसी को यहाँ पे लिखा है कि इन द डेटर सिस्टम द ब्रांच अकाउंट मेंटेन बाय द हेड ऑफिस इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच सिंस इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज ट्रीटेड एज अ नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? इसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का काम ही होता है कि वो किसी भी कंपनी के प्रॉफिट, लॉस, गेन को पता लगाना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंडर विच शेड्यूल ऑफ कंपनी एक्ट 2013 द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के किस अनुसूची के अंतर्गत वित्त विवरणों के प्रणद निर्धारित किया जाता है? कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको मैं यहां तो बता नहीं पाऊंगा, बट हाँ चलिए इस क्वेश्चन को तो करना है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं और इसके बारे में एक्सप्लेन हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, क्या होता है? शेड्यूल 1 में होता है। क्या क्वेश्चन है? अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट 2013
द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, कंपनी के किस शेड्यूल्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होता है? तो शेड्यूल 1 में होता है, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 4 में। तो आंसर क्या होगा इसका? शेड्यूल 3 में होता है। इसके व्याख्या पे चलते हैं। तो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज अ बैलेंस शीट, profit and loss account and not to account. All companies registered under the act are required to prepare their financial statement as per these schedules. फिर से बोलता हूं, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में वित्त विवरण जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता और टिप्पणियों के प्रारूप और सामग्री का वर्णन किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियों को अपने वित्त विवरण इसी अनुसूची के अनुसार तैयार करने के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द एब्सेंस ऑफ द एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर बाय द पार्टनर। साझेदारी करार में कोई भी प्रावधान ना होने की स्थिति में साझेदारों के द्वारा लाभ और हानि बांटी जाती है। जब कोई भी पार्टनरशिप अकाउंट को जो होगा, ये भी एक बहुत बड़ी टॉपिक है जिसे मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। और पार्टनरशिप अकाउंट का अगर मोटा मोटा व्यू दूं तो उसमें क्या होता है कि इसमें होते हैं पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, वो पार्टनर्स एक प्रोविजन जैसे कि एग्जिस्टिंग पार्टनर हुआ, न्यू पार्टनर हुआ, वो कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट रेशियो में अपनी इनकम को, अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। लेकिन अगर कोई तरह का पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हो, absence of any provision in the partnership agreement, profit and loss account are shared by the partner। तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन से शेयर में बटेगा उसको मल्टीपल चॉइस में देखना है। पहला ऑप्शन क्या है? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर, साझेदारी की पूंजी के अनुपात में, इक्वल बराबर होगा। ठीक है, और इन द रेशियो ऑफ लोन गिवन बाय देम टू द पार्टनरशिप, ठीक है, उनके द्वारा साझेदारी फर्म में दिए गए ऋण के अनुपात में, इन द रेशियो ऑफ इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर, साझेदारों के द्वारा प्रारंभ में लाए गए पूंजी के अनुपात में। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इक्वल। अगर कोई तरह का भी एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी प्रोविजनल एग्रीमेंट नहीं है कि हाँ भाई आपको इसमें बांटना है, प्रॉफिट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, या फिर कैपिटल में बांटना है, या फिर न्यू एग्जिस्टिंग पार्टनर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बांटना है, तो वो सब कोई भी एग्रीमेंट अगर ना हो तो हम जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको इक्वली पार्टनर में बांटेंगे। चलिए सॉल्यूशन पे हो गया, उसका व्याख्या करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ देयर इज नो स्पेसिफिक क्लॉज इन द एग्रीमेंट रिगार्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग, देन द प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर इक्वली अमॉन्ग ऑल द पार्टनर एंड रिस्पेक्टिव फॉर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार यदि साझेदारी करार में लाभ या हानि का वितरण से संबंधित कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है तो सभी साझेदारों के बीच में लाभ और हानि को बराबर बराबर बांटा जाएगा, भले ही उनकी पूंजी का योगदान अलग अलग क्यों ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई तरह का अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है इक्वल अमाउंट में बटेगा। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय इज फायर। तो एक बता दूं कि इसमें जो इंश्योरेंस क्लेम किया जा रहा है वो किसके बिहाफ में किया जा रहा है? तो मशीनरी का, एक कोई मशीन है जो डैमेज हो चुका है उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम होता है। और मैं एक छोटा सा आपको बता दूं कि मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड्स जो होता है वो किसी भी कंपनी का क्या होता है? फिक्स एसेट्स होता है। क्या होता है? फिक्स एसेट्स होता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। The insurance claim received on account of machinery damage completely by a fire। टाइप क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट है, पूंजी प्राप्ति है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, राजस्व प्राप्ति है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजी व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, कैपिटल रिसिप्ट है। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं क्या है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवर फॉर डैमेज ऑफ मशीनरी इज कंसिडर अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, हम लोग कैपिटल रिसिप्ट में इसीलिए इसको रखते हैं, कैपिटल रिसिप्ट में वो इसीलिए गया क्योंकि वो क्या है? एक तरह का फिक्स एसेट है। अगर वो करंट एसेट होता है तो हो सकता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट में जाए। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिडक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि ट्रायल बैलेंस द्वारा पता नहीं चलती है? ठीक है, तो ऑप्शंस में है कि एक क्रेडिटर्स परचेस ऑफ ₹1000,
creditor purchase of rupees 1000 from Mr. Singh is credited wrongly to the account of Mr. Akaus। श्री सिंह से 1000 का क्रेडिट खरीदा गलत तरीके से श्री आकाश के खाते में डाला गया। दूसरा क्या है कि क्रेडिट परचेस रुपीज 20,000 फ्रॉम मिस्टर साधु इज रिकॉर्डेड इन द डे बुक एज रुपीज 2000। श्री साधु से 20,000 की क्रेडिट खरीद रुपीज 2000 के रूप में दिनांक पुस्तिका में दर्ज की गई। कन्वर्जन ऑफ टेम्पोररी सीट्स इनटू अ परमानेंट बिल्डिंग इज रिकॉर्डेड एज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। एक अस्थायी सेट को स्थायी इमारत में बदलने, मरम्मत और रखरखाव खर्च के रूप में दर्ज किया गया। इरोर्स इज पोस्टिंग फ्रॉम द बुक्स ऑफ सब्सिडरीज रिकॉर्ड टू द लेजर। औपचारिक खाता में लेजर में पोस्टिंग में त्रुटि आई। तो आंसर क्या होगा? एक। ठीक है, क्या है आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 1, द क्रेडिटर परचेस ऑफ रुपीज 1000 फ्रॉम मिस्टर सिंह इज क्रेडिट रॉन्गली टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर आकाश। श्री सिंह से 1000 का क्रेडिट खरीद गलत तरीके से श्री आकाश के खाते में डाला गया। क्या है इसका व्याख्या में चलते हैं। ट्रायल बैलेंस would not deducted errors of principal or wrong account posting if debit and credit amount are equal। यदि डेबिट और क्रेडिट का राशियां बराबर हो तो ट्रायल बैलेंस सिद्धांत की त्रुटियां या गलत खाते में पोस्टिंग को नहीं पकड़ता है। ठीक है, तो वो अगर लेजर में ही गलती है तो भाई अगर आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में ही अगर गलती है, पोस्टिंग ही गलत हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में उसको डिडक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ठीक है, क्या होते हैं? गोइंग कंसर्न्स, कंसिस्टेंसीज, एक्रूवल, गोइंग कंसर्न्स, मनी मेजरमेंट एंड कन्वर्शंस, गोइंग कंसर्न्स, कंसिस्टेंसीज, कंसर विक्टिम्स, गोइंग कंसर्न्स, अकाउंटिंग पीरियड, एक्रूवल। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? चलते रहना, सुसंगता और परिपक्वता। चलते रहना, मुद्रा मापन, संरक्षणवाद। चलते रहना, सुसंगता, संरक्षणवाद। चलते रहना, लेखांकन अवधि, परिपक्वता। तो आंसर क्या होगा इसका? एक, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। चलते रहना, संगता और परिपक्वता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, अब एक्रूवल बेसिस क्या होता है उसके बारे में मैं क्लास में बताऊंगा कि कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है, एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमें अपने सिलेबस में कवर करना है, तो इसको एक थोड़ा सा छोटा सा व्यू देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर। पहला क्या होता है? गोइंग कंसर्न, द बिजनेस विल बी कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फॉरसीएबल फ्यूचर। चलते रहने की अवधारणा। कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग मेथड आर अप्लाई कंसिस्टेंसी ओवर पीरियड। संगतता की अवधारणा। एक्रूवल, revenue or expenses are recorded when they are earned or incurred, not when cash received or paid। If these are follow, no need to disclose them separately in the financial statement। यदि ये मान्यता अपनाई जाए तो इन्हें वित्तीय विवरणों में अलग अलग उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट सही है? तो पहले क्या है? कैपिटल रिजर्व आर नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ द फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली द सेम स्पेसिफिक पर्पस। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या है? पहला, पूंजी भंडार सामान्यतः मुक्त या वितरित योग लाभ से बनाए जाते हैं। डिविडेंड समतुल्यकरण भंडार सम्मान भंडार का उदाहरण होता है। सामान्य भंडार केवल कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रावधान लाभ के विरोध एक शुल्क है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4। तो प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्याख्या करते हैं। प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट टू कवर फ्यूचर लायबिलिटी और लॉस। प्रावधान भविष्य की देनदारी या नुकसान को कवर करने के लिए लाभ की अलग रखी गई एक राशि होती है। चलिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। क्या होता है? ओवरकास्टिंग ऑफ सेल। ऑप्शंस में आते हैं। पहला क्या ऑप्शन है? ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। क्रेडिट सेल टू रमेश ₹5,000 क्रेडिट टू हिज अकाउंट। रॉन्गली बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट। कैश सेल इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन।
क्या होता है। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस एंट्री को तो मेंटेन किया है बट वो एंट्री गलत है, ठीक है, हो सकता है कि कुछ उसमें रॉन्गली हो रहा है। और एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि आपका वो एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में है ही नहीं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, कैश सेल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दिस इज एन एरर ऑफ ओमिशन नॉट कमीशन, ठीक है। सेल्स का जो आपका सेल्स का जो एंट्री है वो आपका सेल्स का जो एंट्री है नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा कि कैश सेल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, क्योंकि दिस इज एन एरर ऑफ ओमिशन, ये एरर ऑफ ओमिशन है, ये एरर ऑफ कमीशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल अकाउंट इज एन, गुडविल खाता एक क्या गुडविल खाता होता है, क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस अकाउंट होता है। तो गुडविल अकाउंट जो होता है वो एक तरह का रियल अकाउंट होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का इनटेंजिबल एसेट होता है। क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, हेंस कम अंडर द रियल अकाउंट। गुडविल एक अमूर्त संपत्ति होती है, इसलिए इसे वास्तविक खाता में लिया जाता है। रियल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट या एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, जो ईयर एंडिंग में जिसको क्लोज नहीं किया जाता है उसको हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। हम लोग ने थोड़ा सा उसका व्यू को देखा, लेकिन रियल अकाउंट जो होता है, ये एक गुडविल जो है एक क्या है, रियल अकाउंट है। चलिए आगे होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज टू बी consolidated fund of India, which of the following expenditures are charged to consolidated fund of India, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर आरोपित किए जाते हैं। तो फर्स्ट है कि द डेब्ट चार्ज फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल, सेकेंड है द एम्यूलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज एंड हर ऑफिस, the salary allowance and pension payable to or in respect of judge of the Supreme Court, the salary and allowances of the chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha and the speaker and deputy speaker of the Lok Sabha. All the mentioned expenditures are charged to the consolidated fund of India as per article 112। अनुच्छेद 112 के अनुसार ये सभी व्यय संचित निधि से किए जाते हैं। तो क्वेश्चन तो हमारा था कि कौन कौन से इसमें डेब्ट चार्ज फॉर विच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल, तो इसमें क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर चार्ज टू बी कंसिडर्ड फंड ऑफ इंडिया, तो ये सभी इसमें आएंगे, ठीक है। जो ये सब इसमें है क्योंकि ये अनुच्छेद 112 के अनुसार ये सभी वे संचित निधि के लिए किए जाते हैं। कंसिडर द इंडस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है, ये क्या है, कंसिडर द इंडस्ट्री विद द फॉलोइंग फीचर्स, निम्नलिखित विशेषताओं वाले एक उद्योग का विचार करें, ठीक है। इसमें जो है आपका कैलकुलेशन है, पहला क्या है, बजटेड मंथली फिक्स कॉस्ट 2,20,000, बचत की गई मासिक स्थिर लागत कितना है, 2,20,000 है। नॉर्मली मंथली आउटपुट 12,000 पर स्टैंडर्ड लेबर आवर, सामान्य मासिक उत्पादन 12,000 प्रति मानक श्रम घंटा, और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट ₹25 पर लेबर आवर, मानक परिवर्तनीय ओवरहेड रेट जो होता है वो ₹25 प्रति श्रम घंटा। व्हाट वुड बी द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट, तो कुल फैक्ट्री ओवरहेड रेट क्या होगा उसके बारे में वर्णन करना है, ठीक है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या है, बजटेड मंथली फिक्स कॉस्ट ₹2,20,000, नॉर्मली मंथली आउटपुट 12,000 पर स्टैंडर्ड लेबर आवर, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो पहले आएगा इसका फिक्स्ड ओवरहेड रेट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कर रहा हूं ओवरहेड रेट, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बजटेड मंथली फिक्स कॉस्ट, ठीक है, जो कितना है 2,20,000, और नॉर्मली मंथली आउटपुट कितना है पर स्टैंडर्ड लेबर आवर 12,000। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आई थिंक सो 18.33 पर आवर पर स्टैंडर्ड आवर निकलता है, ठीक है। ये फिक्स्ड ओवरहेड रेट का इतना ही निकला। चलिए 18.33
अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट कितना है, 18.33 निकला था, और हमारा जो मानक मतलब स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कितना था, वो हमारा 25 था। ये 25 हमारा था, और ये हमारा फिक्स ओवरहेड कितना निकला, 18.33, प्लस करेंगे तो कितना होगा 43.33 पर लेबर आवर। देखिए तो पर लेबर आवर, ठीक है 14.3। तो इसके ऑप्शंस में जाते हैं, 14.33, 43.33, 43.33, 40.33, 41.65, 43.33। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा 4, 43.33 पर लेबर आवर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा 43.33 पर लेबर आवर। ऑप्शन नंबर 4 होगा। करेक्ट आंसर क्या है इसका, 43.33 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल लेबर आवर, और जो निकला हमारा 18.33 पर लेबर आवर। तो हमारा स्थिर ओवरहेड दर मतलब कि जो होगा इतना है, वेरिएबल ओवरहेड इतना है। ठीक है, तो इसका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट कितना निकलेगा इसका, तो ये 14.33 पर लेबर आवर होगा। ठीक है, एक फार्मूला है। ठीक है, इसको एक आप देख लीजिए, बाद में क्लास में इसे हम लोग पूरा अच्छे से कवर करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पे ऑफ होता है। धन्यवाद, आशा करता हूं आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए धन्यवाद।